presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। क्रिप्टो एक ऐसा शब्द जो सुना तो सबने है, लेकिन तकनीक की दुनिया का ये नया पैसा वास्तव में है क्या भला कम जानते हैं। जिन्होंने इस खेल में पैसा बनाया उन्हें देखकर क्रिप्टो की दुनिया में एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। रोज नई डिजिटल करेंसी लॉन्च होती है और रोज क्रिप्टो की परिभाषा में एक नया पहलू जुड़ जाता है। जानकारी की अति अब जानकारी का अभाव बन गई है और अब इस खेल में भारत सरकार भी दाखिल हो रही है। मोदी सरकार भारत में क्रिप्टो के कारोबार के नियमन के लिए कानून लाने के विचार में है। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार किस तरह का कानून ला सकती है और इसका क्रिप्टो के कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन इन सारी बातों से पहले हम आपको देना चाहते हैं दावत, हमारी और आपकी मुलाकात की दावत। ये रही दावत पत्रिका। कानपुर, झांसी, प्रयागराज और फिर मेरठ, इन तमाम शहरों में भोकाल काटने के बाद अब बारी है आगरा की। 28 नवंबर को आगरा में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। यहां पर कलाकारों की कलाकारी होगी, पॉलिटिकल लोगों की आपसी यारी होगी, सवाल भी होंगे आपके। नेतागिरी की बातों के अलावा सवाल जवाब जीके से जुड़े भी होंगे, क्योंकि लल्लन टॉप की क्विज भी रहेगी। तो आगरा में बैठ के आसपास के इलाकों की हर जरूरी बात पर बात होगी। साथ आइए लल्लन टॉप अड्डे को मिलकर खास बनाइए। आना है जब घड़ी में शाम के 5 बजे और आगरा कॉलेज ग्राउंड में लल्लन टॉप का मंच सजे। तो दिन और तारीख का गोदना बनाकर रख लीजिए। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और इस सिलसिले की शुरुआत एक तस्वीर से। यूपी की सबसे बड़ी चुनावी खबर आज फिर समाजवादी पार्टी के खेमे से आई। राज्य के छोटे दलों को साथ लाने की मुहिम में जुटे अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, केशव देव मौर्य के महान दल और जयंत चौधरी की आरएलडी के बाद अब आम आदमी पार्टी और अपना दल कमेरा के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह और अपना दल कमेरा की अध्यक्ष कृष्णा पटेल से आज अखिलेश यादव ने मुलाकात की। दोनों दलों ने सपा अध्यक्ष से गठबंधन को लेकर बातचीत की। संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच पिछले 2 महीने में ये तीसरी बैठक है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे की बात हुई। इसके बाद संजय ने कहा गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन अभी सब कुछ तय नहीं हुआ। या गठबंधन को लेकर अंतिम जब कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक नई शुरुआत बातचीत की हुई है। फिर से प्राथमिकता ये है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का शासन, आदित्यनाथ जी का कुशासन, जिसकी वजह से आज रोजगार खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज किसान त्राहि त्राहि कर रहा है, जिसकी वजह से आज अस्पतालों की व्यवस्था बदतर है। हर स्तर पे जो आज उत्तर प्रदेश पीछे गया है, इस शासन को हटाना है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से सटे इलाकों में और कुछ एक शहरी इलाकों में सीट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ अपना दल कमेरा की अध्यक्ष कृष्णा पटेल, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा कि हमने सपा के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना दल कमेरा और अपना दल सोनेलाल दोनों अलग अलग हैं। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की मृत्यु के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक पार्टी बनी अपना दल सोनेलाल और दूसरी कमेरा। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जबकि अपना दल कमेरा का नेतृत्व अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल के हाथों में है, जिन्होंने आज सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव साजन ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा सभी छोटे दलों के लिए खुला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। गठबंधन को लेकर हो रही बैठकों के बीच सपा ने एक और ऐलान किया। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये तो हुई विपक्ष की बात। अब सत्ता पक्ष की तरफ चलते हैं। आज लखनऊ में कांग्रेस की बागी विधायक रायबरेली सदर से अदिति सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ आजमगढ़ के सगड़ी से बसपा विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की। यूपी के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अदिति सिंह 2017 में रायबरेली सदर से पहली दफा विधायक चुनी गई थी। उनके पिता अखिलेश सिंह यहां से 5 दफा विधायक रह चुके हैं। पिछले 2 साल से अदिति सिंह पार्टी हाईकमान के निर्देशों के खिलाफ जा रही थी। जब वोटिंग के मौके आए, अदिति ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। जब पार्टी ने विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया, तब उन्होंने सत्र में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने अदिति सिंह की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर को पत्र भी लिखा था, लेकिन स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया था। पिछले हफ्ते उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अब प्रियंका के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो स्पष्ट हो चुका था कि अदिति अब जल्द ही जाएंगी। वो शायद चुनाव के करीब आने का इंतजार कर रही थी। इसके साथ साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाली दूसरी नेता हैं वंदना सिंह, जो 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीती थी। 2020 में बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत पर 7 विधायकों को निकाला था। इसमें वंदना सिंह का नाम भी शामिल था। उनके पति सर्वेश सिंह 2007 में सपा से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनके सपा में शामिल होने की कई बार अफवाहें आईं, लेकिन वंदना इनकार करती रही और अब पक्की खबर आई जब बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाकायदा उन्हें सदस्यता दिलाई। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने। वादे के मुताबिक कैबिनेट ने आज एक बैठक करके 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। अब इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। 29 नवंबर से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है और इसी के दौरान ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके तहत तकरीबन 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। ये लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन के पात्र हैं। इन्हें राशन भी दिया जाता है और गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज अलग से भी दिया जाता है। दूसरी सुर्खी का संबंध यूपी के मुरादाबाद से है। यहाँ के जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में 7 घंटे बिताने वाले श्रीकेश कुमार ने दम तोड़ दिया। दरअसल 18 नवंबर को श्रीकेश एक हादसे का शिकार हुए। परिवार वाले 3 अस्पतालों से होते हुए उन्हें जिला अस्पताल ले गए। इस अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने जांच की और उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया और शव को मॉर्चुरी के फ्रीजर में रखवा दिया। 7 घंटे बाद पुलिस पंचनामा बनाने आई तो श्रीकेश जीवित मिले। इसके बाद श्रीकेश का इलाज शुरू हुआ। 4 दिन तक इलाज चला, लेकिन 23 नवंबर की शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया। श्रीकेश का परिवार जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहा है। जब ये मामला सामने आया था तब मुरादाबाद जिला अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिव सिंह ने कहा था कि श्रीकेश का इलाज डॉक्टर मनोज यादव ने किया था। बकौल डॉक्टर यादव, मरीज की कई बार जांच की गई। सभी प्रयासों के बाद जब नब्ज या धड़कन नहीं मिली तब उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तब ये भी कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। कभी कभार शरीर के मुख्य अंग बिना मृत्यु के भी लंबे समय तक काम करना बंद कर देते हैं। अब जब श्रीकेश नहीं रहे तो सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। तीसरी सुर्खी भी यूपी से है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 साल के एक बच्चे का यौन शोषण करने वाले दोषी की सजा कम करते हुए ओरल सेक्स को पॉक्सो एक्ट के तहत एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना। दर्शक जानते हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि अदालत ने ये नहीं कहा कि मामले में अपराध नहीं हुआ। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और इसके लिए पॉक्सो एक्ट की ही धारा 4 के तहत सजा होगी। जहाँ से कि एक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सजा को घटाकर 7 साल का किया। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी सरकार को इस मामले में पत्र भी भेजा। यूपी के मुख्य सचिव के नाम जारी इस पत्र में आयोग ने कहा कि यूपी सरकार को इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला पॉक्सो एक्ट की भावना के अनुरूप नहीं है। अगर आप इस मामले को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो आज का ऑड नारी शो हमारे यूट्यूब चैनल ऑड नारी पर जरूर देखें। आखिरी सुर्खी, इसका संबंध एक लापता पुलिस वाले के मिल जाने की खबर से है। जी
हमारे देश में वर्दीधारी पुलिस वाले सेवा में रहते हुए और सेवा के बाद किसी आरोप में फंसते हैं तो कहीं खो जाते हैं। फरार कहेंगे तो शायद बुरा लग जाए, क्या पता मुकदमा ठोक दें। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि खो जाते हैं, और ऐसे खोते हैं कि पुलिस ही इन्हें नहीं ढूंढ पाती। लेकिन इन पुलिस वालों के वकील बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ही लीजिए, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुके हैं, लेकिन अपने दफ्तर में आखिरी बार नजर आए थे मई 2021 में। अक्टूबर से जो खोए तो पुलिस को मिल ही नहीं रहे। अटकलें थी कि देश छोड़कर भाग गए। आरोप था एक्सटॉर्शन का, सादी भाषा में कहें तो लोगों से पैसे की उगाही का। वैसे खुद परमबीर सिंह ने भी आरोप लगाया था महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर कि पैसे की उगाही करवा रहे हैं। दावा ये कि उन्होंने एक खत लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये बात भी बताई थी। खैर 2 दिन पहले परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी और आज उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी कि वो देश छोड़कर नहीं गए हैं, चंडीगढ़ में हैं, जल्द मुंबई जाकर जांच में सहयोग देंगे। सुर्खियां यहीं पर समाप्त। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, यानी आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, और इसीलिए इंसान के स्वभाव में निवेश की, इन्वेस्टमेंट की आदत है। कोई जमीन खरीदता है, कोई सोने में निवेश करता है, कोई म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदता है, किसी का किसी और तरह का निवेश होता है, वैसे कोई किताबों में भी निवेश करता है। खैर पिछले 3-4 सालों में हमने एक शब्द खूब सुना, क्रिप्टो करेंसी। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ये मामला और लोकप्रिय हुआ। आपको किसी भी यार दोस्त ने बोला होगा, यार क्रिप्टो में पैसा लगाओ, बहुत मार्जिन है, बहुत कमाई है। हमने फिर भी नहीं लगाया। खैर 40 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम की तरह ये मामला खूब चला। पैसा लगाने वालों ने कमाया भी, लेकिन सरकार और RBI कहते रहे कि क्रिप्टो के चक्कर में ना पड़ो, डूब जाओगे। 2018 में हमारे रिजर्व बैंक ने तो क्रिप्टो करेंसी को बैन भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया। हालांकि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास कई मौकों पर चेतावनी देते रहे कि हमने क्रिप्टो करेंसी पर रिसर्च की और इसमें बहुत खतरा है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी सिडनी डायलॉग में बोल रहे थे और इसमें उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को मिलकर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए, वरना अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लेकर आ रही है। लोकसभा की तरफ से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई कि ये बिल शीत सत्र में आएगा। बिल के नोट से जो जानकारी आ रही है उसमें 2 मोटी बातें हैं। एक, क्रिप्टो करेंसी पर सरकार पाबंदी लगाना चाहती है, और दूसरा, RBI को सहूलियत दी जाएगी कि वो अपने देश में डिजिटल करेंसी शुरू कर सके। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि सरकार या RBI को क्रिप्टो करेंसी से खतरा क्यों लगता है? क्यों सरकार कह रही कि इधर पैसा लगाओगे तो डूब जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो क्रिप्टो करेंसी की हिमायत करने वाले हैं वो कहते हैं यही फ्यूचर है। तो कहीं ये स्कीम चिटफंड वाले मामले की तरह तो नहीं? पैसों का मामला है, खूब मेहनत से कमाए जाते हैं, इसलिए लालच के बजाय पूरी जागरूकता भी ज़रूरी है कि पैसा लगा कहाँ रहे हैं। इसलिए आज के शो में हम दोनों तरफ के तर्कों पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आप क्रिप्टो करेंसी समझिए, फिर इसके फायदे या नुकसान पर आएंगे। ये पूरा मामला शुरू हुआ 2008 से। 2008 में दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था में भयंकर मंदी चल रही थी। अमेरिका का दिग्गज बैंक लेमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गया था, और जैसे अच्छा साहित्य बुरे वक्त की देन होता है, वैसे ही आर्थिक रूप से उस बुरे वक्त की देन थी क्रिप्टो करेंसी। 2008 में bitcoin.org नाम के डोमेन से एक दस्तावेज आया। 9 पन्ने के इस दस्तावेज के पहले पन्ने पर भेजने वाले का नाम लिखा था, सातोशी नाकामोटो। ये कौन था आज तक पता नहीं चला। कोई छद्म नाम था क्या? दस्तावेज का टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये क्रिप्टो करेंसी की पहली थ्योरी थी। इसमें पीयर टू पीयर सिस्टम की बात थी, मतलब एक ऐसा सिस्टम मुद्रा के लिए बैंकों की ज़रूरत ही ना पड़े जिसमें। और फिर 3 जनवरी 2009 को सातोशी ने 50 बिटकॉइन बनाए और इस तरह से पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई बिटकॉइन। फिर और भी क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आने लगी। 2011 में लाइटकॉइन और 2015 में पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी अस्तित्व में आई। ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के सिस्टम पर आधारित थी। ये ब्लॉकचेन क्या है? एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जिसमें कई सारे ब्लॉक हैं, जिसमें एक खास डेटा है और ये ब्लॉक आपस में वर्चुअली कनेक्टेड हैं। इसलिए अगर एक ब्लॉक का डेटा बदलेंगे तो फिर आपको दूसरे ब्लॉक का डेटा भी बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में समझें तो एक ब्लॉक से एक क्रिप्टो करेंसी कम हुई है तो किसी दूसरे ब्लॉक में एक करेंसी बढ़ेगी, मतलब वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरा ब्लॉकचेन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये हैकिंग प्रूफ भी माना जाता है। कोई आसानी से इसकी इंफॉर्मेशन बदल नहीं सकता।
यानी जमा और निकासी का पूरा सिस्टम विकेंद्रित है, कोई आदमी या संस्था इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बैंकों के बाहर एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुद्रा डिजिटल रूप में रहे, सेंट्रल बैंक का भी इस पर कंट्रोल न रहे। तो क्रिप्टो करेंसी शुरू 2009 में हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी शुरू होने से पहले तक इसकी ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी। कोरोना के दौरान जब रियल एस्टेट और बाकी कारोबारों में मंदी आई, तब लोगों ने शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी का रुख किया। इसलिए डिमांड और सप्लाई वाले नियम के हिसाब से कीमतों में भी विस्फोट आ गया। तो पैंडेमिक के पहले एक बिटकॉइन की कीमत थी औसतन 4.8 लाख रुपए, लेकिन अब इसकी कीमत है 48 लाख रुपए। 2 साल में जीरो बढ़ गया। अनुमान है कि भारत के करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। हजारों लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। तो ये तो कीमत में विस्फोट की बात हुई, जहां पर 4.8 लाख 48 लाख में तब्दील हो जाता है 2 साल में। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कितने लोग इन तब्दीलियों से जुड़े हैं। अनुमान है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। हजारों लोगों को इस इंडस्ट्री में रोजगार भी मिला है। नेस्कॉम की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि क्रिप्टो में 50,000 लोग काम करते हैं। 2030 तक 8 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलने का भी अनुमान है। तो अब जैसे जैसे ये कारोबार बढ़ रहा है, सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? इसके लिए आप क्रिप्टो करेंसी के नेचर को समझिए। ये एक अनरेगुलेटेड यानी सरकार के नियंत्रण, सरकार के नियमों से मुक्त डिजिटल संपत्ति है। इसका कोई नियमन नहीं है सरकार के पास, किसी तरह के बंधन में नहीं है। दूसरी वजह, इसके नाम में करेंसी भले लिखा हो, लेकिन ये कोई लीगल टेंडर नहीं है जिसके लिए सरकारें या बैंक जिम्मेदार हो। देश की जो मुद्रा होती है, जैसे हमारी मुद्रा है रुपए, ये एक लीगल टेंडर है जिसके लिए आरबीआई जिम्मेदार, इसीलिए लिखा होता है धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सेंट्रल बैंक ये इशू करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वाला मामला इतना गुप्त है कि सरकार को जानकारी नहीं कि देश में कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है। अब जैसे शेयर बाजार है, शेयर बाजार में हमारे पास जानकारी होती है मोटा माटी, सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी होती है, लेखा जोखा होता है, पर क्रिप्टो के मामले में ऐसा नहीं है। इसीलिए आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों क्रिप्टो करेंसी के विरोध में है। पता ही नहीं नागरिकों के पास कितना पैसा है, पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। और सरकारों का ये तर्क भी है कि इस पैसे का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये तो सरकार के तर्क हैं। क्रिप्टो वालों के तर्क क्या हैं, सुनते हैं। तो देखिए, क्या जो करेंसी है ना, वो एक सॉवरन जिसको बोलते हैं राइट, वो होता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि इसको करेंसी का दर्जा दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए, क्योंकि आईएनआर जो है हमारी काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है और जो हमारी थिंकिंग है कि इसको एक एसेट क्लास का दर्जा देना चाहिए, एज ए टेक्नोलॉजी को इसको ट्रीट करना चाहिए, और उस तरीके से उसको रेगुलेट करना चाहिए, और उस तरीके से उसको टैक्स भी करना चाहिए। करेंसी का इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि आने का बेसिकली। तो एक तो ये मामला हो गया आतंकवाद वाला। इसके अलावा भी आरबीआई के कुछ तर्क हैं। पहला ये कि आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई का नियंत्रण रहता है देश में मुद्रा के परिचालन पर। अगर ये क्रिप्टो का कारोबार चलता रहा तो आरबीआई की वो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, अभी देश में देश के नागरिक कहीं भी पैसा खर्च करते हैं, शेयर में, सोने में या संपत्ति में, तो उस पूरे मनी का ट्रांजैक्शन सरकार के किसी ना किसी नेटवर्क की नज़र में आता रहता है। सरकार को ज़रूरी टैक्स भी मिलता रहता है। क्रिप्टो के मामले में ऐसा नहीं हो पाएगा। और तीसरा तर्क, मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई क्रिप्टो में निवेश करता है, फिर विदेश चला जाता है और वहाँ पे क्रिप्टो का पैसा निकाल लेता है, तो ये एक किस्म का हवाला हुआ जो टैक्स रडार से बाहर की चीज़ है। और इसके ज़रिए भी तमाम गैरकानूनी चीज़ें हो सकती हैं और काले धन की निकासी भी आसानी से हो सकती है। तो ये वो तर्क हैं जो सरकार के नुमाइंदे अलग अलग मोर्चों पर देते रहे। जो क्रिप्टो में निवेश करते हैं उनका तर्क क्या है? वो ये कहते हैं कि आप इसको एक एसेट की तरह लीजिए। जैसे लोग सोने में निवेश करते हैं, सोना पैसा नहीं है, लेकिन सोने के बदले आपको पैसा मिल सकता है। वैसे ही क्रिप्टो को आप एक एसेट की तरह मानिए। इसको लेकर आप कुछ बेसिक रेगुलेशन बना दीजिए, लेकिन इसको प्रतिबंधित मत करिए। इस पर और क्या तर्क है, ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की। गवर्नमेंट और दोनों आरबीआई का कंसर्न ये है कि बहुत सारे लोग इसका पीछे जाके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने बोला है कि 2 करोड़ लोग इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया है, और कम से कम $6 बिलियन 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है इसमें, अपना क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आगे आ रहे हैं, और पैंडेमिक के टाइम पे लोगों के पास बहुत टाइम था, घर पे बैठ रहे हैं,
तो ज्यादा लोग तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया। ये सब चीजों रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम मिला है और एक एडिशनल इनकम भी होता है ना, क्योंकि बहुत लोगों को जॉब्स कट हुआ है, सैलरीज लूज किया है, तो बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं और बहुत फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का बैकिंग आजकल ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिल रहे हैं, जैसे कॉइन डीसी हो, नहीं तो कॉइन स्विच हो, वाजिरेक्स है, ऐसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बहुत सारे कंपनीज, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बैकिंग करते हैं। तो इनके लोगों का बहुत पैसा है इनके पास और ज्यादा एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ये लोग करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड है। और आरबीआई का कंसर्न ये है कि अगर कुछ हुआ है, बड़ा क्रैश हुआ है मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ये होता है कि उसका वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू कैसे डिटरमिन, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको मालूम है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, नेक्स्ट अगले साल में ये कंपनी क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको उसका वैल्यू डिटरमिन कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा एक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए एक डेफिनेटिव चीज नहीं है और अभी भी इन्वेस्टर्स को पूरा मालूम नहीं कि कैसे एक वैल्यू, इसका वैल्यू डिटरमिन होता है। अगर इलॉन मस्क, ये अपना टेस्ला का ओनर, उन्होंने कुछ ट्वीट किया तो इसका करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है, दूसरा कुछ दुनिया में कुछ होएगा तो नीचे आता है। तो इन्वेस्टर्स को एक क्रैश हुआ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लाखों करोड़ों का लॉस होने का चांसेस बहुत है। तो ये तो एक बड़ा कंसर्न है। और दूसरा एक कंसर्न भी है कि अगर लोग कल बैंक से लोन लेके वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, मतलब करेंसी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और आजकल देखिए बैंक्स ने बहुत सारे लोन्स देते हैं, व्हीकल फाइनेंसिंग देते हैं, नहीं तो घर लोन लेने के लिए लोन्स देते हैं। कल क्रिप्टोस लेने के लिए किसी ने लोन लेके, पर्सनल लोन ले क्रिप्टोस में डाला है और वो पैसा लॉस हो गया तो बैंक का एनपीएस बढ़ जाएगा, बैड लोन्स बढ़ जाएगा। तो ये सब कंसर्न्स आरबीआई और गवर्नमेंट के पास है। लेकिन गवर्नमेंट का चिंता ये था कि हमको इसको थोड़ा रेगुलेट करने का है और इसको थोड़ा टैक्स करने का कोशिश करने का है, लेकिन एक कंप्लीट बैन का अभी तक कुछ डिसीजन नहीं आया था। देखिए, अगर बैन करेंगे तो ज्यादा खतरा है मेरे हिसाब से। जब अगर आप रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के साथ, जो लेजिटिमेट एक्सचेंजेस के साथ जाते हैं, जैसे आप ज़ेप्टे में अकाउंट खोलते हैं अपना, ठीक है, तो आपका पूरा केवाईसी होता है, आपको अपना पैन कार्ड देना होता है, आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, आईडी प्रूफ देना होता है, आपका बैंक वेरीफाई होता है कि आपके अकाउंट कहीं बैंक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको पैसा भेजना है तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा हमारे पास और तभी आप क्रिप्टो एसेट जो है हम खरीद सकते हैं। तो जो ट्रैकिंग है, जो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन पता है कि किसने क्या किया, वो तभी आ सकती है जब उसके अगेंस्ट अराउंड रेगुलेशन आए और सारे एक्सचेंजेस को मैंडेट किया जाए कि भाई आप पूरा प्रॉपरली केवाईसी करिए, एएमएल पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एप्लीकेबल होती है। तो उस तरीके से उसको कंट्रोल करा जा सकता है। अगर आप बैन करते हैं तो, और अगर तो क्या होगा कि इलेजिटिमेट प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और जो गवर्नमेंट की वरी है या जो कंसर्न है वो उससे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उससे एक्चुअली में काफी नुकसान हो सकता है। कि इस बिल में अब ये कहा जा रहा है कि कुछ एग्जेम्पशन होंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे, तो उससे सवाल निकल के ये आता है कि क्या आरबीआई और भारत सरकार अभी एक ओपिनियन के नहीं है और ये एक्सेप्शंस की बात क्यों की जा रही है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा मामला टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के साथ साथ करेंसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, करेंसी एक ऐसा फंक्शन है जो विश्व भर में केवल सरकार इशू करती है। किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कम्युनिस्ट हो, राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, जो मर्जी हो, करेंसी सरकार इशू करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी देश में
गैर सरकारी किसी भी प्रकार की संस्था करेंसी इशू कर सकती है क्या? तो इसमें 3 प्रकार के मॉडल चल रहे हैं दुनिया भर में। पहला मॉडल, वो मॉडल है कुछ विकसित देशों का, जिसमें अमेरिका और जापान और भी 2-3 कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी को पनपने दे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ वो ये एटीट्यूड और ओपिनियन के साथ चल रहे हैं कि अगर 2 लोग कुछ करना चाहें पैसे को लेके तो उन्हें करने दीजिए, जहां तक कि वो कोई गैर कानूनी हरकत ना करें। दूसरा एक धड़ा है जिसमें अभी तक चाइना खड़ा था, जिसने कंप्लीटली बैन कर दिया। उसने माइनिंग बैन कर दी है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग बैन कर दी है, सब कुछ बैन कर दिया। तीसरे धड़े में भारत था, और भारत क्योंकि इकोनॉमी के साइज से हमें देखना चाहिए, हमें छोटे देशों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया, 2019 में बिल लाने का प्रयास किया गया, वो आगे नहीं बढ़ा। रिजर्व बैंक ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा गया कि कोई भी बैंक किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होने देगी। उसे 4 मार्च को, इस वर्ष के 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को सेट असाइड कर दिया, और तब से कल तक कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब जो आपने प्रश्न उठाया निवेशकों का, तो 2 बातें इसमें क्लियरली मैं बताना चाहूंगा। पहली बात कि निवेशकों ने जो निवेश किया है वो किसी भी कानूनी दायरे के अनुरूप निवेश नहीं किया है, तो ये उनका अपना रिस्क है। निवेश करने वाले कौन है? तो निवेश करने वाला बहुत मात्रा में, इसके कोई नंबर्स आधिकारिक रूप पे नहीं मिलते हैं, युवा है देश का। अब उसे जानकारी के अभाव में किया कि एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एग्रेशन, यूथफुल एग्रेशन में किया, ये कहना मुश्किल है। बट सवाल यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लग चुका है, और पिछले 24 घंटे में, कुछ समय पहले तक हमने देखा कि काफी नुकसान भरना पड़ा है। इन करेंसीज का प्राइस टूटा है, और क्योंकि 3 साल से इंडिया ने पॉलिसी नहीं बनाई, तो मुझे लगता है ये सडन सरप्राइजिंग डिसीजन का नतीजा कई निवेशकों के लिए बुरा निकल सकता है। और आखिरी बात जो ये है कि अब मुझे लग रहा है कि एक विंडो निकाला जा रहा है जिसमें शायद पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान ये स्टैंडिंग कमेटी को बिल जाएगी या जेपीसी को जाएगी। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, अभी ये विषय क्लियर नहीं। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा आखिर में कि इस बिल के प्रस्ताव में प्राइवेट ब्लॉकचेन्स को बंद, क्रिप्टो करेंसीज को बंद करने की बात की गई है। बट अगर कोई पब्लिक ब्लॉकचेन पे, टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो शायद उसको परमिशन मिल सकता है। ये अभी अंदाज है, कंफर्म खबर नहीं है। तो कुल मिला के कुछ समय लगेगा, बट ये जरूर है कि ये 3 साल से प्रोसेस चल रही थी। 3 साल पहले शायद फ्रेमवर्क बनना चाहिए था। अब एक फ्रेमवर्क प्रपोज हुआ है, सडनली आया है, उसका नुकसान शायद निवेशकों ने काफी मात्रा में झेला है। बट होपफुली इस सारी चर्चा में से पार्लियामेंट द्वारा एक अच्छा कानून जो टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करते हुए बाकी जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट है उसको रोक लगाएगा, यही हम आशा कर सकते हैं। आपने विशेषज्ञों को सुन लिया, अब पोल की बात। सोशल मीडिया साइट है कू, उस पर हमने पोल करवाया, पूछा कि क्या सरकार को क्रिप्टो बैन कर देना चाहिए, और नतीजे ये रहे। 76% लोगों का कहना है कि हाँ, सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और 24% का कहना है नहीं। अगर आप भी हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू ऐप पर जाकर ललन टॉप को फॉलो करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के शो में इतना ही। शुभ रात्रि।